एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। एक ज़रूरी सूचना कि इस वीडियो को देखते समय आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो पे हो। जब भी वक्त मिले आप कान में ईयरफोन लगा के चुपचाप कहीं अच्छे जगह, शांत जगह, अच्छे का कारण मतलब शांत जगह जाके बैठ के तब वीडियो को देखें, क्योंकि एग्ज़ाम का अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। मुश्किल से 16 दिन आप कह सकते हैं, और 16 दिन की तैयारी में इतना बेहतर करा दूंगा ना कि आपको कोई चिंता करने की, कोई फ़िक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्लीज़ जब भी आपको वक्त मिले आप वीडियो देखिए। ये नहीं कि जब मन आया तब वीडियो देख ली, ऐसा करने से आपको नुकसान है। पहली बात, वीडियो को स्किप ना करेंगे। दूसरी बात, कलम और कॉपी लेके बैठ जाएं। जब भी वीडियो आप देखें तो अपने पास एक कलम और कॉपी लेके रखें, ताकि मेरे द्वारा बताया गया जो भी क्वेश्चन है उसको आप भी एक बार ट्राई करें, क्योंकि आज के क्लास में पिछले क्लास में हुई कुछ गलतियों को भी सुधार किया जाएगा, कुछ बतलाया जाएगा, और उम्मीद करेंगे आप लोग से कि आज का जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका सही जवाब देंगे। आज के क्लास में वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। मैं बार बार समझा रहा हूँ, वीडियो स्किप करेंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा। आपके पास इतना ज़रूर समय होगा ना कि आप 2 मिनट देख सकते, मेरी बात सुन सकते हैं, तो जल्दी से सुनिए। आज की क्लास में जो है आप कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज की क्लास में आपको परिभाषा भी बतलाई जाएगी। परिभाषा में क्या बतलाई जाएगी इसको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से लिखना होगा, क्योंकि आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज़ बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, 7वां या 8वां जो भी हो, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था ना, जिसमें से कुछ HW दिया था, कुछ गलतियां हुई थी, सबका आज सुधार करेंगे हम लोग। गलतियां ज़्यादा नहीं हुई थी, 1-2 क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा कन्फ्यूजन था, उसको आज पूरा हम कर लेंगे, दूर कर लेंगे। और आज का जो ये वही जो छूटा हुआ है पिछले क्लास में जो दिए थे सीरीज, उसका आज पूरा कर लेंगे। 50 तक बताए थे, देख लेना वीडियो, नीचे लिंक दिया गया, उसको खोल के देख लेना। 50 क्वेश्चन का एक सीरीज है, और आज जो है ख़त्म करते हैं इस सीरीज को। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला स्वागत। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। प्रश्न नंबर 51 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि विभव मापी से निम्नलिखित कोण मापा जाता है, यानी विभव मापी यानी पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल मीटर, इससे क्या मापा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले कलम और कॉपी में लिखिए आप लोग। आपको पता है ना कि पोटेंशियल मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सेल के विद्युत वाहक बल, याद रहेगा, सेल के विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, क्लियर, दो टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर, अज्ञात प्रतिरोध और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। एक बार पुनः सुन लीजिए। पोटेंशियल मीटर एक उपकरण है, यानी विभव मापी एक उपकरण है जिसका उपयोग सेल के EMF यानी विद्युत वाहक बल, कॉमा, दो टर्मिनल के बीच संभावित अंतर, क्या अंतर हो रहा है, कॉमा, अज्ञात प्रतिरोध और सेल के आंतरिक यानी इंटरनल रेसिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल r से सूचित करते हैं, को मापने के लिए किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर यहाँ पे जाता है आंतरिक प्रतिरोध नहीं, या सिर्फ प्रतिरोध है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ धारा ये भी नहीं होगा। और सेल का EMF अभी बताए थे ना कि सेल के EMF दो टर्मिनल के बीच विभव क्या बोले हैं, टर्मिनलों के बीच का अंतर, अज्ञात प्रतिरोध है ना, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को मापने के लिए अंतर होता है। देखिए यहाँ प्रतिरोध के पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे जो सही उत्तर होगा ना उसको हम लोग जज करेंगे, है ना। तो सही उत्तर कौन है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ओके, इसको नोट कर लिए होंगे। अगर आप छूट गया होगा तो प्लीज़ पुनः जो है ना इसको एक बार सुन के वीडियो को पॉज करके सुन लेंगे, लिख लेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। अब चलते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 1 किलो घंटा के बराबर होता है, यानी 1 किलो घंटा यानी किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन में जूल दिया है ना, तो जूल से ही आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है 1 किलो घंटा जो होता है, 1 किलो घंटा जो होता है वो लगभग 36
1 2 3 4 5 जूल के बराबर होता है। यानी कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 36 गुना 10 पे पावर 5 और दशमलव अगर यहाँ देंगे तो एक इसमें क्या होगा, ऐड हो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है कहीं, यहाँ 3 है नहीं होगा, 4 है नहीं होगा, यहाँ कितना है भाई जी 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ। कभी कभी 5 भी दे देगा, ऐसे लिख देगा 36 गुना 10 पे पावर 5 तो प्लीज़ याद रखना, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। देखो प्रश्न को अच्छे से समझो, काफ़ी अच्छा प्रश्न हम बता रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछना ना पूछना वो दूसरी बात है, लेकिन रेलवे का एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम, काफ़ी ये प्रश्न आया है। 1-2 प्रश्न आता रहता है और कंपटीशन के एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न का बहुत मायने रखता है, 1-2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है टेस्ला। टेस्ला तो बहुत फेमस वैज्ञानिक है। कह रहा है एक टेस्ला होता है, मतलब एक टेस्ला किसके बराबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ ये 4, लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए देख लो। एक टेस्ला जो होता है ना 10 पर पावर 4 गॉस के बराबर होता है। ये लिख लो, लिख लोगे, एक टेस्ला बराबर 10 पर पावर 4 गॉस। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिया, एक आपको ये भी हो जाएगा, याद रखना। दूसरा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, ये भी याद रखना। और कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र के अलावा अगर दे देगा चुंबकीय प्रवाह घनत्व, चुंबकीय प्रवाह घनत्व, तो इसका भी मात्रक टेस्ला होता है, ये भी लिख लो। 2 बात लिख लिए। और एक बात और हम बताए थे क्लास में कि F बराबर होता है ILB साइन थीटा, बताए थे ILB साइन थीटा, याद होगा। यहाँ F मतलब न्यूटन, I का मतलब हो गया एम्पियर, मतलब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, L का मतलब लेंथ, लेंथ का मात्रक मीटर, B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक टेस्ला, इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। इतना बात याद समझ में आ रहा है। तो आपसे टेस्ला पूछ रहा है तो T को आप यहीं रहने दीजिए और यहाँ बराबर का चिन्ह दे दीजिए, क्योंकि बराबर है ना। अब न्यूटन को रहने दी, ये दोनों गुणाम है इसके साथ, ये दोनों अगर मान इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा ना। यानी हम लिख सकते हैं ना इसको T बराबर न्यूटन बट्टा या प्रति एम्पियर मीटर। देखो ऐसा कहीं ऑप्शन है नहीं, ऐसा ऑप्शन भी नहीं। देखो एक और चीज़ बताए, इसको जो है ना आप लिख सकते हो, इसी चीज़ को आप लिख सकते हो, एक टेस्ला बराबर 1 वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर। देखो तो ऐसा ऑप्शन कहीं है, 1 सेंटीमीटर नहीं होगा, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यस, ये राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा बी के साथ, याद रखना। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स, यानी फ्लक्स को हम लोग किससे सूचित करते हैं, फाई से सूचित करते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, चलिए कॉपी कलम निकालिए, जल्दी से लिखिए चुंबकीय फ्लक्स का पहले डिफिनीशन लिख लेना। लिखता है इसका डिफिनीशन कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाएं, यानी कुल बल रेखाएं, है ना, कुल बल रेखाएं या रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध का मतलब बाउंड, जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स का। एक बार पुनः लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल के या उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और आपको पता है कि हमने बताया था कि फाई बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बताया था ना। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखो वीडियो को प्लीज़ आगे मत बढ़ा के देखना, समझ के लिखो, नहीं समय मत देखो, ये होगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहीं है, ये तो है ही नहीं, ये देखो तो यस, ऑप्शन ए जो है ना 54 का राइट आंसर होगा। एक चीज़ और इसमें बता देते हैं, नोट कर लो। सीजीएस पद्धति में जो फाई का मात्रक होता है ना मैक्सवेल होता है। क्या होता है, मैक्सवेल होता है, याद रखना। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है। अगर एसआई में पूछ दे या एमकेएस में पूछ दे तो इसका मात्रक वेबर होता है। एमकेएस या एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है, वेबर, सीजीएस में मैक्सवेल। एक और चीज़ नोट कर लो, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, 1 वेबर बराबर अगर पूछ देगा कितना मैक्सवेल होता है तो 10 पर पावर 8 मैक्सवेल होता है, ठीक है।
जितना आज हम बता रहे हैं इसको तुम नोट कर लो, समय निकाल के देख लो, ज़्यादा दिन नहीं है, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए रहेगा। हम पूरा कोशिश रहेगा कि वीडियो को बहुत 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 डालें, लेकिन तुम लोग देखते नहीं हो, जिसके कारण हम वीडियो ला नहीं पाते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। सबसे पहले तुमको पता है कि निर्वात में, याद रखो इसके बारे में पहले बता देते हैं, क्लास में भी बताए थे कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के वेग से चलती है। नोट कर लो, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के वेग से चलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निर्वात में चुंबकीय मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है ना, प्रकाश के वेग के बराबर होती है। और इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, C बराबर 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट बताए थे। और C का मान आप रख सकते हैं 3 × 10⁸ ऐसे। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, ऐसा कहीं ऑप्शन है? नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन 1/μ0 यस, ऑप्शन बी है। तो इसका सीधा आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि फोटोन का ऊर्जा होता है। फोटोन के लिए हम बताए थे, जैसे E बराबर क्या होता है, फोटोन एनर्जी, PE मतलब फोटोन एनर्जी शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। और H बराबर क्या होता है, तो प्लांक नियतांक होता है। H क्या होता है, H तो प्लांक कांस्टेंट होता है ना, ये आपको पता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को आप लोग किससे सूचित करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी से हम लोग सूचित करते हैं न्यू से या फिर एफ से, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले, और इसके लिए हम बताए थे E बराबर एच न्यू, या कभी कभी आपको दे देगा E बराबर है ना HF, दोनों न्यू या एफ दोनों फ्रीक्वेंसी का ही काम करता है। तो इसका जो सही आंसर कहाँ जाएगा, देखो तो ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी 56 का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, वो 1.602 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर। कहीं इस ऑप्शन है 1.6 × 10⁻⁻, ये सही है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, याद रखना 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 सॉरी फिर से वही लॉजिक गेट आ गया। कुछ समय नहीं मिल पा रहा है, कुछ काम भी पड़ रहा है, लेकिन सॉरी ज़्यादा आपको क्या हम बताएं, हम आपके लिए लॉजिक गेट लेके आएंगे, निश्चित लाएंगे। अब पक्का प्रॉमिस है, मैं लाऊंगा, निश्चित तौर पे लाऊंगा। मौसम भी कुछ सही नहीं था, जिसके वजह से क्लास नहीं जा पा रहे थे और वीडियो नहीं उपलब्ध करा पा रहे थे, लेकिन मैं बता दूंगा पक्का। प्रश्न देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन सही है। सब में एक चीज कॉमन 7 है, देख रहे हो है ना, और 7 का अगर हम द्विआधारी में बदलेंगे तो कितना उसका आंसर वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि अगर 7 है तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि पहले आप 7 लिखें और इसको 2 से पहले भाग दो, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 हासिल 1, फिर 2 से दीजिए, तो 2 इकाई 2 हासिल 1, यानी 1 1 1, यानी 7 का जो है 7 का द्विआधारी जो आंसर होगा 1 1 1 ये होगा। देखिए ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन ए ही है। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। इसको जब सॉल्व करोगे ना 7 आ ही जाएगा। करके बता दे क्या, चलो बता देते। 1 1 1 सबका आधार 2, यानी इसका भी आधार 2, इसका भी आधार 2, इसका भी आधार 2 ही है। तो 1 × 2 कितना संख्या है, 2 संख्या दे दो, फिर प्लस 1 लो, फिर इसका आधार कितना है 2 है, फिर इसके बाद की वो संख्या बचा 1 बचा है तो 1 डाल दो, फिर 1 × इसका आधार भी 2 0, 1 के बाद 0 ही ना होता है, तो 2 दूना 4 आई हो गया, 2 पे पावर 1 यानी 2 प्लस 2 पे कोई भी संख्या का पावर 0 1 ही होता है। 4 2 6 1 7 हुआ ना, तो सही आंसर हुआ ना। तो 58 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलते हैं 59 नंबर कह रहा है प्रश्न, द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। प्रश्न को पढ़ना, हम लोग क्या करते हैं ना, प्रश्न को सही ढंग से पढ़ते नहीं हैं और गलती कर देते। कहता है कौन सही नहीं है, आपको पता है ना 0 0 0 होता है, सही है ये। फिर कहता है 0 + 1 यानी 1 होते, ये भी सही है। 1 + 0 1 ये भी सही है, लेकिन यहाँ कह रहा है कौन सही नहीं, ये तीनों सही है। अब बच गया ऑप्शन डी, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका होगा। कैसे, तो 1 + 1 बराबर होता है 2, यानी 2 को हम लिख सकते हैं 10। कहोगे सही, कैसे 2 को 10 लिखेंगे, तो 2 को आप 2 से पहले भाग दीजिए, तो 2 इकाई 2 हासिल 0 हुआ ना, तो यही ना हुआ, तो हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। प्रश्न नंबर आज हो सकता है हमारी आवाज़ आप तक अच्छा से नहीं पहुंच पाए, है ना, लेकिन बताना कि वॉइस क्वालिटी ठीक ठाक चल रहा है, दिख अच्छा से रहा है, समझा जो रहे हैं कि आप बेहतर देख रहे हैं। देखो कुछ बताओगे तब ना आगे हम कुछ बेहतर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी यानी प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2, N का मतलब नंबर हो गया, लपेटे हैं तब, तो इसके लिए हम आपको बताए थे ना, पर वो याद होगा कि परिनमन अनुपात के बराबर होता है NS यानी सेकेंडरी में लपेटों की संख्या बट्टा प्राइमरी में लपेटों की संख्या, और इसका मान भी बताए थे IS बट्टा IP। I मतलब धारा, S का मतलब सेकेंडरी, P का मतलब बताए थे, यानी ये बराबर ये या ये बराबर ये, जो आपको लिखना है। और ये भी बताए थे कि सेकेंडरी में धारा का मान ज़्यादा होता है किससे, तो प्राइमरी से। तो इससे स्पष्ट हो गया कि NS का जो है मान बड़ा होगा NP से होगा। तो देखो यहाँ पे क्या, किसी ऊंचाई ट्रांसफर में प्राइमरी मतलब इसको आप 1 मान लो, ठीक है, और सेकेंडरी के 2 मान लो, ऐसा दिया हुआ है, देखते हो, प्राइमरी के लिए 1 माना गया है और सेकेंडरी के लिए 2 माना गया है। तो N2 बड़ा है N1 से, कहीं है देखो तो N2, ये नहीं है, ये बराबर नहीं होगा, ये सही आंसर ऑप्शन बी जो है इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ आंसर जाते हैं। और आपको पता है कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। इसका डिफिनीशन भी बताए थे। अगर आप लोगों को नोट्स की आवश्यकता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज लिखेंगे, चैनल आएगा, उसको जो है आप वहाँ पे जाके हमारा जो भी प्रश्न का उत्तर चाहिए आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। एक बार और आपको बताया, शायद दूसरा सीरीज जब लाए थे ना ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें बताए थे कि दृश्य प्रकाश के लिए आप लोग याद रखना, जब भी होगा तो बामर श्रेणी होगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ, तो बामर श्रेणी के साथ। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, इसकी शक्ति क्या होगी, यानी P का मान आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले एक बात आप नोट कर लें, कलम कॉपी है ही पास में, नोट कीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होती है, उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होती है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है। एक बात क्लियर। और डायोप्टर लेंस जो होता है ना, डायोप्टर लेंस के प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होता है। डायोप्टर जो होता है वो लेंस के प्रकाशीय शक्ति का क्या होता है, मात्रक होता है। शक्ति मतलब पावर यानी P, और P बराबर आप जानते हैं अगर मीटर में हो तो 1/FD। क्लियर। और यहाँ फोकस का मान दिया है कितना, 1 दिया है, तो यहाँ F के बदला आप 1 बैठा दीजिए, तो P बाय 1/1D मतलब 1/1 मतलब 1D। देखिए ऑप्शन कहीं 1D है, नहीं है, नहीं 10 है, नहीं है, यस ऑप्शन सी जो है 62 का ये सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये होता क्या, इसको भी नोट कर लो। आपको पता है कि वह प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से बहुत छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, छोटा छोटा वस्तु का दूरबीन समझते हो ना, उसी की बात कर रहा है। तो वह प्रकाशीय यंत्र, एक बार पुनः मिलाओ, वह प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से छोटे वस्तु का क्या करते हैं, तो बड़ा प्रतिबिंब, है ना, बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। क्लियर। अब डिफिनीशन स्पष्ट हो गया कि कहता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित कौन सही है। आपको कौन लगता है कौन सही होगा, उसका उत्तर जो है आप हमें जरूर बताएंगे, ठीक है, उसका उत्तर जो है, तो हम आपके उत्तर का जो है इंतज़ार करेंगे। प्लीज़ उत्तर दीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ के उत्तर देते हैं, बहुत ही खुशी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होता है ना। जैसे यहाँ पे न्यूनतम विचलन के लिए ए बराबर बताए थे, ए जो होता है न्यूनतम विचलन कौन होता है, यानी सॉरी प्रिज्म कौन होता है, ए मतलब प्रिज्म कौन होता है, म्यू अपवर्तनांक होता है, नियूनतम विचलन के लिए डेल्टा एम बताए थे। इसके लिए क्या होता है, तो आपको पता है, इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि μ-1 इंटू ए बराबर डेल्टा सफिक्स में एम बताए थे। देखो तो ऑप्शन कहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये यस आंसर जो होगा सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी जाएगा, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर।
लो तीसरा बार भी ये प्रश्न आ गया। प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन राशि, मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि नहीं बदलता है? आपको याद होगा इसका उत्तर क्या होगा, आप देंगे, चाहे हम बता देते हैं क्योंकि 2 बार हम पूछेंगे, तीसरा बार इसका जो राइट आंसर आवृत्ति के साथ जाएगा। देखो आवृत्ति कहीं है, यस आवृत्ति यहाँ है, तो इसका राइट आंसर आवृत्ति के साथ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। लो ये प्रश्न भी आपको बताए थे, कह रहा है यदि हवा में प्रकाश का वेग v सफिक्स में a का मतलब एयर हो जाता है, v का मतलब वेलोसिटी हो जाता है, और पानी में प्रकाश का वेग यानी v मतलब वेलोसिटी, w का मतलब वाटर हो, तब कौन सा यहाँ पे मिलान सही होगा? जो आपको उत्तर लगेगा उसका जवाब आप देंगे, आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि जल के लिए क्रांतिक कोण होता है, क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है वाटर के लिए, तो जल के लिए क्रांतिक कोण का जो मान होता है 49 होता है, या कह सकते हैं 48.754 समथिंग होता है। देखो ऐसा ऑप्शन है कहीं नहीं है, 41 भी नहीं, यस लगभग आप कह सकते हैं, अर्थात ठीक ही तो है, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। फिर भी एक बार आप चेक करके हमें बताएंगे, लेकिन 100% ये आंसर सही है हमारा। चलते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर, कलांतर को हम लोग सूचित करते हैं फाई से, याद रहेगा कलांतर को हम लोग सूचित करते हैं फाई से। तो कलांतर क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले आप कलम कॉपी ले रखें ना, आप लिखें, हम आपको बता रहे हैं सही, आप इसको नोट करेंगे। कहता है नंबर 1 में लिख लो कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर यानी फाई को जो है ना वो किसका, तो पाई का समगुणक होना चाहिए। कहने का मतलब समगुणक का मतलब फाई बराबर जो होना चाहिए ना 2m या n कुछ भी दे, पाई के बराबर होना चाहिए, याद रहेगा। मतलब रचनात्मक व्यतिकरण के लिए फाई को पाई का समगुणक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 लिखना रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर यानी x लिख दो या डेल्टा x लिख, कुछ भी, पथांतर को लैम्डा का पूर्णांक गुणक होना चाहिए। कहने का मतलब पथांतर बराबर m लैम्डा, ठीक है। 2 स्थिति हो गया। तीसरा स्थिति लिख लो, विनाशी व्यतिकरण की बात करते हैं, 2 तो हो गया रचनात्मक, विनाशी की और चलते हैं। विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई जो होता है ना वो पाई का क्या होना चाहिए, तो विषम गुणक होना चाहिए। विषम कहने का मतलब फाई बराबर होना तो होता है 2n कहीं रहता है कहीं m रहता है +1 × पाई, ठीक है, याद रहेगा। और नंबर 4 भी नोट कर लो कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर को है ना, पथांतर को λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए, क्लियर, यानी विषम गुणक होना चाहिए। तो ये सभी बात हम बता दिए हैं। इसका जो उत्तर होगा आप कमेंट सेक्शन में जाके देंगे, इंतजार रहेगा। अगर अभी भी उत्तर नहीं दोगे ना तो फिर बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। जो उत्तर लगे उसका उत्तर आप हमें बताएंगे। वीडियो को पॉज करके नहीं, क्या बोलते, स्किप करके ना देखेंगे, मतलब बढ़ा के ना देखेंगे। अच्छे से सुने मेरी बात। हर प्रश्न का उत्तर मैं एक अनोखा तरीका से देना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई, ये तो प्रश्न बताए हुए हैं, के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ये आपसे प्रश्न कह रहा है। तो आज का ये भी प्रश्न आपका HW हुआ, ठीक है। कुछ प्रश्न या टोटल 4 प्रश्न आपका HW हुआ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। मैंने तो इसके लिए 22 पढ़ा था, देखो ऑप्शन कहीं 22 नहीं है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो गई। अब 22 हमें याद है कि 22 ही होता है, लेकिन कहीं कहीं 10 भी देखिए। अब देखो इसमें हम आप लोग को ज़्यादा संयम करके ना रखेंगे। आपको जो उत्तर लगे ना आप उत्तर हमें बताएंगे, फिर हम इसका चेक करेंगे। अगर लगे कि 22 नहीं है, जो उत्तर है उसका हम पिन करके इसका उत्तर दे देंगे। इसलिए इसका आंसर अभी हम नहीं बताएंगे। गलत बता देने से बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आप लोगों को जो उत्तर लगे उस कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। तो इतना प्रश्न आपका आज का ये क्लियर हो गया, देखिए समाप्त हो गया ना। अब प्रश्न आपका इसमें कोई प्रश्न नहीं बचा। तो इस तरह से ये जो है चैप्टर टोटल जो पीछे 50 और आज हमने टोटल 20 बताया, जिसमें 4 HW प्रश्न रहा। इसको देखें, वीडियो को रोकेंगे। पिछले क्लास में कुछ हम प्रश्न आपसे पूछे थे जिसका उत्तर कुछ बच्चे दिए थे और कुछ बच्चे नहीं दिए थे। 5 मिनट का एक सीरीज लेके आएंगे, आज ही आपको सामने प्राप्त हो जाएगी। तो जो उत्तर सही होगा
ये वीडियो 5 मिनट का देखना मत भूलना, क्योंकि उस क्लास में कुछ गलतियां हुई थी, उसका हम सुधार करेंगे आज। तो 5 मिनट का एक लेक्चर लेके आएंगे और ये लेक्चर आपको लगभग 3 बजे मिल जाएगी, 3 या 4 बजे के बीच में मिल जाएगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।